मेरे पास एक फ़ोन आता है और कहा जाता है कि मेरी दोस्त गायब है और उसका कोई अता-पता नहीं चल पा रहा है। दरअसल ये फ़ोन जो था सबसे पहले मेरे पास पुष्पदीप का आया। उसका ये कहना था कि एक रिज़ॉर्ट है, वहाँ पर मेरी दोस्त काम करती थी और वो गायब हो चुकी है। और इसकी एफआईआर जो रिज़ॉर्ट के मालिक उन लोगों ने लिखाई है और पुलिस अब मुझे वहाँ पर बुला रही है। मुझे डर है कि मुझे कहीं न कहीं फँसाने की कोशिश की जा रही है। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और जब मैंने ट्विटर पे डाला कि मुझे हेल्प चाहिए उत्तराखंड में, तो किसी ने आपका रेफ़रेंस दिया। तो सबसे पहला फ़ोन मेरे पास जो आया था, वो पुष्पदीप का आया था और ये समझने की भी मैं कोशिश कर रहा था उस समय कि ये हो क्या रहा है, क्या कुछ ये मैटर है। और उसके बाद मैंने उससे थोड़ी और पूछताछ करने की कोशिश करी कि क्या कुछ चल रहा है, किस प्रकार से मतलब ये है क्या पूरा मामला? तो दरअसल किसी को मामला उस समय पता नहीं था। उस समय मैं खुद पौड़ी में था और मेरे साथ उस समय आशुतोष भाई थे क्योंकि उनका घर पौड़ी में है, तो उनके साथ मैं वहाँ पर रुका हुआ था। तो जब मैंने पुष्पदीप से और कुछ जानने की कोशिश करी, मैंने कहा ये है क्या मामला? ज़रा थोड़ा डिटेल में बताओ। तो उन्होंने बताया था कि मेरी फ्रेंड है, वो किन्हीं 3 लोगों के साथ जो होटल के मैनेजर हैं, वो रिसेप्शनिस्ट का वहाँ पर काम करती है और उनके साथ वो कहीं गई थी और उसके बाद वो वापस नहीं आई। मुझे शक है कि उसके साथ कुछ हो गया है। वो शक वो इसलिए था क्योंकि उसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजे थे। स्क्रीनशॉट में तमाम प्रकार की उस समय बातें थी। उसमें लिखा हुआ था अंकिता के द्वारा कि मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। ये मुझसे कुछ गलत काम करवाना चाहता है। और उसने इसमें बताया है कि जो वहाँ का मैनेजर था, उससे एक्स्ट्रा सर्विस की बात कर रहा था कि आपको एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी। उसके बाद जब मेरी पिताजी से बात हुई, तो उनके पिताजी थोड़ा झिझके क्योंकि गाँव के आदमी हैं। अब क्योंकि उस समय पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। तो पिताजी का कहना था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ और अभी हम देख रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं कि क्या कुछ है और आपको ये सब पता कैसे चला? तो मैंने बताया कि किसी पुष्पदीप का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कि मेरी बात भी उनसे हो रही। तो जब मैंने फिर होटल के मैनेजर का नंबर लिया, जो वनंतरा रिज़ॉर्ट है, तो पुष्प ने वो फ़ोन उठाया और पुष्प ने बोला कि हाँ, मैं यहाँ का मैनेजर बात कर रहा हूँ और अ, उम, पुलकित नाम था उसका, पुलकित मैं बात कर रहा हूँ कि आप बताइए कि आपको क्या कुछ पूछना है? मैंने कहा यार वो लड़की गायब हो गई थी और क्या कुछ चल रहा है? कहना हाँ, हाँ, वो लड़की तो गायब हो गई थी, यहाँ से हम भी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी हमने एफआईआर करवा दी। अब देखते हैं लड़की कब मिलती है, क्या मिलती है। तो इस प्रकार का उस रात जो है, उस समय मेरी बात पुलकित आर्य से हो रही थी और मैंने आशुतोष भाई मेरे साथ है, मैंने आशुतोष भाई को बताया, मैंने कहा यार कोई लड़की है डोब्स रिकॉर्ड की और आपके पौड़ी की है वो। तो जब उन्होंने डोब्स रिकॉर्ड का नाम सुना, उन्होंने बोला यार ये तो मेरा खुद का गाँव है अपना, वहाँ से कौन लड़की गायब हो? तब फिर उनके फादर का मैंने नंबर दिया आशुतोष भाई को, आशुतोष भाई ने उनके फादर से बात करी, तो उसके उनके फादर को फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो कहा यार ये लड़की, तब उन्होंने हमें बताया कि गायब हो गई है और जो वहाँ का पटवारी है, उस समय पटवारी की हड़ताल भी चल रही थी और पटवारी अब छुट्टी पे चला गया है। अब नए पटवारी को दिया है, उसको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है क्या कुछ है क्या नहीं। तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी लड़की अचानक से गायब कैसी हो गई। और जब मेरी पुलकित से बात हो रही थी, तो पुलकित का ये कहना था कि जो है वो शायद उसका एक दोस्त आया हो ना हो कि भाई वो उस दोस्त के साथ भाग गई। मुझे तो ऐसा शक हो रहा है, ये पुलकित का कहना था। तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई जिस दोस्त की तुम बात कर रहे हो उसका फ़ोन खुद मेरे पास आया। फिर उसके बाद मैंने पुष्प को बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, आप आओ यहाँ पर ऋषिकेश में। उस समय मैं पौड़ी में था, तो ऋषिकेश में मैंने प्रिंसी रावत को फ़ोन किया। मैंने कहा प्रिंसी, आप जो पुष्प आएगा लड़का, उससे एक बार बात करो, वो बहुत डरा हुआ है और देखो क्या कुछ कह रहा है वो, क्योंकि वो लड़की मिलनी बहुत ज़रूरी है। और क्या कुछ हुआ, बहुत तरह-तरह की बातें हो रही थी कि जैसे वो लड़की कहीं भाग ना गई हो किसी के साथ, क्या हो गया हो? मैंने कहा यार कुछ भी हो, लेकिन वो लड़की इस समय गायब है और है कहाँ पे, उसका मिलना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने त्रिभुवन भाई को भी फ़ोन किया। मैंने कहा त्रिभुवन भाई मैं तो पौड़ी में हूँ, आप ज़रा वहाँ पर जाके देखो कि चल क्या रहा है, वो लड़का आएगा पुष्पदीप, आप मैंने एक नंबर भी एक्सचेंज वगैरह किए और ज़रा रिज़ॉर्ट में जाके देखो, उनसे पूछ के देखो कि वो लड़की आखिर कहाँ चली गई। तो उसके बाद फिर हमारी डीएम से भी बात हुई यहाँ के। उस समय मेरे ख्याल से विजय जोगतंडे डीएम हुआ करते थे। तो नेक्स्ट डे मैं और आशुतोष भाई लगातार बात हो रही थी। उसके पिताजी तो थे, वो ऋषिकेश चले गए थे और हम लोग फिर पौड़ी के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ गए। वहाँ पर काफ़ी लोग उनके गाँव के आए हुए थे क्योंकि आंगनबाड़ी वो कार्यकर्ता उसकी माँ थी, तो उनके साथ भी जो संगठन था वो साथ खड़ा हुआ था, उसके गाँव के भी कुछ लोग थे। तो वो पहली वीडियो थी जो हमने करी थी और हमने कहा था कि अगर एक वो गरीब की लड़की है,
तो इसलिए अभी तक कुछ उस समय 3 दिन शायद हो गए थे, 4 दिन उस समय हो गए थे। हमने गरीब की लड़की है इसलिए कुछ खोज खबर नहीं हो रही है। वहीं किसी वीआईपी की अगर वो लड़की होती तो अब तक पता चल गया होता, या अब तक वो लगातार पुलिस उसको ढूंढ रही होती, क्योंकि पुलिस बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्योंकि पुलिस के पास एक्चुअल में रेगुलर पुलिस के पास मामला था ही नहीं, वो पटवारी क्षेत्र का मामला था। तो हमने सिफारिश करी, उस समय एडीएम थी वहाँ पर, डीएम साहब तो नहीं थे उस समय, लेकिन एडीएम थी। तो एडीएम ने ये आश्वासन दिया कि रेगुलर पुलिस को ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आज ही आज मामला। तो हमने कहा भाई लेट क्यों कर रहे हो, लगातार आप ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पटवारी अगर काम नहीं कर पा रहा है, अगर हड़ताल चल रही है पटवारी की, तो आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करो। तो उन्होंने आश्वासन दिया। तो नेक्स्ट डे हम लोग को जब कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, हमने सुबह जब देखा कि रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है केस, तो उसके बाद जो स्क्रीनशॉट वगैरह थे जो पुष्प ने मुझे भेजे थे, वो सारे के सारे मैंने लाइव आकर सार्वजनिक किए। मैंने कहा भाई पहाड़ की एक लड़की, उस समय 5 दिन हो गए थे ना, 5 दिन से गायब है, और वो एक होटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करती थी, और लगातार ये इस तरीके की चैट्स है जहाँ पर प्रतीत हो रहा है कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ी, क्योंकि वो भाजपा का नेता का बेटा है, विनोद आर्या है, उसके पिताजी भाजपा के राज्य मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त है। तो ये हो क्या रहा है भाई, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो उस जब हमने ये मामला उठाया और जो स्क्रीनशॉट साझा किए जिसमें इस वीआईपी का जिक्र हो रहा था, जिसमें मतलब इस तरीके के स्क्रीनशॉट थे कि मैं उसको लाइव में पढ़ भी नहीं पाया था। मैंने कहा था कि आप खुद ही देख ले, और मेरी मजबूरी थी दिखाने की भाई एक्चुअल में ये फैक्ट है, आप ये देखिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हुई थी उसमें कि भाई इस प्रकार से वो ज़बरदस्ती मुझे इस तरीके से पुलकित ने किस तरीके से बदतमीजी उनके साथ करी, जो मैनेजर थे उसने किस प्रकार से शराब पी के हंगामा किया, वो बड़ी पर्सनल चैट थी। तो मजबूरी में वो शेयर भी करनी पड़ी उस तारीख। तो फिर उसके बाद आशुतोष भाई और मैं फिर हम ऋषिकेश निकल गए थे उसी रात को। जब हम ऋषिकेश निकले थे तो पुष्प भी ऋषिकेश में तब तक पहुंच चुका था, और मामला ट्रांसफ़र हो ही रहा था उस समय। तो फाइनली मामला ट्रांसफ़र रहा, और हम लोगों ने वहाँ से लाइव किया कि भाई इस प्रकार से ये है, ये पिताजी हैं उनके, ये पुष्प उनका क्या कुछ कहना है। और उसकी जो पुलकित आर्या है जो मेन एक्यूज्ड है इसमें, उससे पूछताछ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि तब तक पुलकित की गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं हुई थी, नहीं उससे कोई पूछताछ हो रही। तो अचानक से शाम को हम देखते हैं कि विनोद आर्या जो उसका पिताजी हैं, उस समय कोई उस एसपी थे शायद, मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, सुयाल जी, हम सुयाल जी थे। तो विनोद आर्या आता है और सुयाल जी उसे अपने कमरे में बैठाते हैं, क्योंकि वो पीछे के रास्ते आया था, हमें दिखा नहीं था, और सुयाल जी वहाँ बैठे हैं कि वो जो है वो कोई राज्य मंत्री है उनके पिताजी, जिनका रिजॉर्ट है, वो वहाँ पर बैठे। तो उसके बाद आशुतोष भाई बड़े गुस्सा हो गए कि ना यार, हम लोग सुबह से भूखे हैं, इनके पिताजी सुबह से भूखे हैं, लड़की कोई पता नहीं है, हम लोग परेशान हैं। वो अंदर आके क्या ऐसी बातें कर रहे हैं, उनसे सीधा पूछो कि भाई तुम्हारा बेटा कहाँ है पुलकित आर्य। तो जब बैठे हुए थे, आपने शायद जो हमारे पुराने दर्शक हैं उन्होंने देखा भी होगा कि वो लाइव हमने उस समय किया था, और लाइव में हम लोगों ने पूछा था कि भाई आप इनको कॉफ़ी पिला रहे हैं, अंदर बैठा के चाय कॉफ़ी पिला रहे हैं, इनसे ये पूछो कि तुम्हारा बेटा कहाँ है आखिर। वो लाइव में ही हुआ था। उसके बाद हमने लाइव में ही उनसे बाइट वगैरह ली, तो घबरा गया था जो विनोद आर्य है कि भाई मेरा बेटा निर्दोष है और इस प्रकार की बातें मत करो, कानून को अपना काम करने दो, सब चीज़ें। और हमने सुयाल जी को भी बोला, मैंने कहा ये गलत चीज़ें हैं, आप इनसे सीधा ये पूछे कि आपका बेटा। फिर कुछ दिनों बाद जब पता चला, फिर दूसरे दिन जब पता चला उसकी गिरफ्तारी हुई, जब पुलिस ने तीनों की जब गिरफ्तारी करी, तो पता चला कि वो लड़की, मतलब सुनने में आया कि वो लड़की नहीं रही, कंफर्म नहीं था कि लड़की नहीं, क्योंकि अभी तक बॉडी का कुछ पता नहीं चला था। हालांकि उस रात स्वामी दर्शन भारती का भी फ़ोन आया था कि उनकी बात हो गई है ऊपर कि वो लड़की नहीं रही। तब तक 6-7 दिन हो गए थे, और उस लड़की की लाश गंग नहर में मिली। जब उसकी लाश गंग नहर में मिली, तब जो उबाल आया, उसके बाद जब गिरफ्तारी उनकी हुई, जब ले जा रहे थे, तब सब ने देखा कि किस प्रकार से उनके गांव के लोग जो थे, जहाँ पर वो रिजॉर्ट वगैरह था, गांव के लोगों ने उनको पीटा भी था, आगजनी भी वहाँ पर सब चीज़ें हुई थी, और तमाम लोग उत्तराखंड की उस बेटी के लिए सड़कों पर थे। चाहे श्रीनगर से लेकर और पूरे धारचूला तक तमाम लोग ये चाह रहे थे कि भाई हमारी बेटी उत्तराखंड में ही अगर सुरक्षित नहीं है, और ये जिन लोगों ने उसकी हत्या इस तरीके बर्बरता तरीके से की थी, उन लोगों को इंसाफ चाहिए था। तो लगातार फिर उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें हुई जो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आई। रात को मैं एक पोस्ट देखता हूँ कि बुलडोज़र चला दिया गया है उसमें। तो जब हम लोग सुबह हमने देखा कि भाई बुलडोज़र चला दिया गया है, और कुछ लोग उसमें अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि भाई जो योगी जी ने, देखो योगी जी की तरह उत्तराखंड में भी काम हो रहा है, सरकार देखो कितना अच्छा, सरकार वहाँ भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी कि देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि बुलडोज़र वहाँ पर चला दे। तो हमने बोला भाई योगी जी जो बुलडोज़र चलाते हैं वो अलग मुद्दा है,
लेकिन जो यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, यहाँ पर तो साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही है। और एक विधायिका कौन होती है बुलडोजर चलाने वाली? उसको किसके आदेश पे? क्योंकि वहाँ तो अभी तक सबूत थे, सबूत को छेड़छाड़ वहाँ पर की गई थी। उसके बाद रातों रात जो है वो पोस्ट डिलीट हो जाती हैं। डीएम साहब की वहाँ से भी जो थी वो सब पोस्ट डिलीट हो जाती हैं। जो सरकार के जितने भी चैनल वगैरह चलते थे उससे भी सारी पोस्ट डिलीट हो जाती है, जो वहाँ पर बुलडोजर जो चला था। तो उन तमाम बातों होने के बाद जब ये चीज़ें सोशल मीडिया वगैरह पे फैलती हैं और तमाम लोगों का इसमें संघर्ष रहा है। जो सड़कें, यूकेडी भी थी, यूकेडी ने भी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि यूकेडी ने कितने बढ़ चढ़कर इसमें संघर्ष किया अपनी पहाड़ की बेटी के लिए। यूकेडी की वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों को लेकर। और आशुतोष भाई का भी एक अहम रोल रहा है। त्रिभुवन चौहान जो हैं वो लगातार इसमें सक्रिय रहे हैं। तमाम वो लोग इसमें सक्रिय रहे हैं और तब जाके शायद जो पहाड़ की बेटी थी अंकिता भंडारी, उसको इंसाफ मिल पाए। लेकिन अभी भी उसमें कई सवाल हैं। जो कल फैसला आया है, आपने देखा होगा कि लोग उसमें फांसी की मांग कर रहे थे। और मेरा ये कहना है कि फांसी से ज़्यादा बड़ी सज़ा उम्र कैद की है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि फांसी तो एक टाइम हुई, आदमी मर गया, लेकिन उम्र कैद में आदमी तड़प तड़प के मरता है। उसे हर दिन याद आता है कि हाँ, मैंने कुछ गलत काम किया। हालांकि उन्हें होनी तो फांसी चाहिए थी, लेकिन उम्र कैद भी मैं मानता हूँ कि फांसी से बड़ी सज़ा है। लेकिन जो इसमें वीआईपी का जिक्र है और जो सरकार आज अपने आप को श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि देखो हमने अंकिता के लिए एसआईटी बिठा दी, ये तो आपका काम है, पहाड़ की बेटी है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। लेकिन आप इसमें झूठ जो आप बोल रहे हो कि उनके पिताजी और उनके जो अंकिता का भाई था उसको सरकारी नौकरी दे दी, ये झूठ आखिर क्यों परोसा जा रहा? आखिर रेणु बिष्ट का नाम इन सबसे क्यों हटाया गया? उससे क्यों नहीं पूछा गया कि जो बुलडोजर चला था वो किसकी परमिशन से वो बुलडोजर चलाया गया था? ये बड़ा अहम सवाल था। और जो आपने डोब सिरीकोट में जो वहाँ का नर्सिंग कॉलेज है, उसका नाम, एक वादा उनको किया था कि हम लोगों ने उसका नाम अंकिता के नाम पे रखेंगे। एक छोटा सा काम था, खाली नाम ही बदलना था, वो नाम अभी तक नहीं हो पाया। और सरकार का कहना है, उसमें आप पोस्टर देंगे कि हमने 25 लाख रुपए अंकिता के परिवार को दे दिए। क्या 25 लाख से उनकी बेटी वापस आ जाएगी? ये लिखने की आखिर क्या ज़रूरत थी? ये पूरे उत्तराखंड के लिए ये भावनात्मक एक संदेश था, लेकिन आप लोग उसमें ज़बरदस्ती पैसा घुसा रहे हैं कि 25 लाख हमने उसके बेटी को दे दिए, हमने उनको सरकारी, झूठ बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी हमने लगा दी, हमने उसके लिए एसआईटी वगैरह गठित करी। अगर शायद इसमें सही से काम होता तो उस वीआईपी का नाम भी खुलता, उसमें इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, इसमें लोग सड़कों पर नहीं आते, शायद उसको इंसाफ बहुत पहले ही मिल जाता अगर पुलिस का इस प्रकार से डर अगर लोगों में होता। लेकिन हुआ बिल्कुल उससे उल्टा। आज लोग अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डर रहे हैं कि यार अंकिता वाला इस तरीके से ना हो जाए, इसमें दोषी कौन है। और आज सरकार उसका श्रेय लेने की पूरी कोशिश कर रही है कि हमने देखो अंकिता को इंसाफ दिलाया है। असली इंसाफ तो जितनी भी बेटियां, मैं कह रहा हूँ कि अभी एक ममता बहुगुणा है जिसको जलाया गया, आज तक यही नहीं पता चला कि वो कैसे जली, किस तरीके से जली। उनके भाई जो हैं लगातार अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, कभी डीजीपी के पास जा रहे हैं, कभी जो उन्होंने एक टीम जो उसके लिए गठित की है उनके पास जा रहे हैं, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। खाली अंकिता तो एक नाम उजागर हो गया, इसलिए हाईलाइट हो गया पूरे देश में, तो इसलिए सबके मुंह पे चर्चाओं पे है, लोग उसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन अंकिता जैसी तमाम इतनी कितनी सारी हमारी बहन बेटियां होंगी जिनका आज तक पता नहीं कि उनके साथ हुआ क्या, किस प्रकार से उनकी हत्या हुई, किस बर्बरता से हत्या हुई। तो हमारे जो शासन प्रशासन है उनको कुछ ना कुछ प्रकार से ठोस कदम जरूर उठाने पड़ेंगे, या लोगों को ये समझना भी पड़ेगा कि आखिर एक बेटी की इज्जत क्या होती, उस बेटी की इज्जत को बचाने के लिए किस प्रकार से कानून को सशक्त होना पड़ेगा, किस प्रकार से जो हमने सरकार चुनी हुई है उसको सशक्त होना पड़ेगा। तब जाके शायद उन बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। अंकिता तो एक मामला है, ऐसे मामले ना जाने कितने पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में हैं जो बेटियों के साथ बर्बरता हुई है। जब उन सभी को इंसाफ मिल पाएगा तो मुझे लगता है कि शायद तभी अंकिता को असली इंसाफ मिल पाएगा। आप सभी का क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो क्या कुछ क्योंकि इसमें राजनीति बहुत चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको पूरी हकीकत बताई जाए कि आखिर कौन कौन लोग इसमें पीछे थे, किन किन लोगों ने उस समय हेल्प करी थी और कौन कौन लोग इससे भाग रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।